नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों घटना चक्र के माध्यम से करंट अफेयर। और आप जानते हैं कि सभी परीक्षाएं सर पर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो नंबर 4 है और हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे पहले 3 वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, उसको आप इसको देखने से पहले उसको देख लें, तभी आपका सीक्वेंस बनेगा। तो आज हम लोग दोस्तों 30 नंबर पृष्ठ से शुरू करेंगे और ये मिशन शक्ति का तृतीय चरण वाले से, और 33-34 तक आ जाइए। अभी मैंने 4-5 पेज में राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इसी में जो है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आसानी से दिखे। मिशन शक्ति का तृतीय चरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से बलरामपुर जनपद के देवीपाटन शक्तिपीठ से मिशन शक्ति अभियान का प्रारंभ किया। बलरामपुर जनपद के देवीपाटन, गौरतलब है कि जिला बलरामपुर में बलात्कार के पश्चात मृत्यु का शिकार हुई एक 22 वर्षीय दलित महिला के सम्मान में मिशन शक्ति अभियान को प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो मिशन शक्ति का तृतीय चरण 17 अक्टूबर 2020, ये याद रखेंगे, बलरामपुर याद रखेंगे। ठीक है ना। और किस किस के लिए दोस्तों? सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन। तो इतना ही देखना आपको। ठीक है ना। और बलरामपुर जनपद को इसको शुरू करने का मैंने कारण क्या बताया जा रहा है, आप देख रहे हैं वहाँ पर एक 22 वर्षीय दलित महिला का जो दोस्तों बलात्कार के पश्चात मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा। देखिए इसमें बच्चे भी आ जा रहे हैं। ठीक ना। महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश व्यापी अभियान के तौर पर इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। महिलाओं, बेटियों और बच्चों, ये कुछ भी ऑप्शन में दे करके पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से प्रदेश भर में संयुक्त रूप से इस अभियान का संचालन किया गया। ठीक है ना। महिला एवं बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग, ये तीनों विभाग आप याद रखेंगे, पूछ लेगा आपसे। ठीक है ना। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाते हैं लोग। अब देखिए मिशन शक्ति के प्रथम एवं द्वितीय चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। 21 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ। यह चरण 31 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। लखनऊ में मिशन शक्ति के तृतीय चरण के शुभारंभ के दौरान प्रथम एवं द्वितीय चरण में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब देखिए भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 रिपोर्ट क्या कहती है, ये आपको बताएगी। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र, इंडियन टूरिज्म स्टेटिक्स एट ए ग्लैंस 2020 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान भारत में 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, जो 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर को प्रदर्शित कर रहा है। ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ
इस अवधि के दौरान 6.98 मिलियन अनिवासी भारतीयों नॉन रेजिडेंट इंडियंस का भारत में आगमन हुआ, जो 1.6% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शा रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार वर्ष 2019 के दौरान कुल 17.91 विदेशी पर्यटन तथा अनिवासी भारतीयों सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ, जो 2.8% वार्षिक वृद्धि दर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या याद रखेंगे? विदेशी पर्यटक कितने आए? 10.93, ठीक है ना, जो 3.5% की वृद्धि हुई। और नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो भारतीय हैं लेकिन भारत में नहीं रहते हैं, वो 6.98 मिलियन आए, जो पिछले साल से 1.6% की वृद्धि दर्शा रहा है। उसके बाद दोस्तों कुल मिलाकर के 17.91 मिलियन विदेशी माने सारे पर्यटक आए, विदेशी और नॉन रेजिडेंट इंडियंस। और ये पिछले साल की तुलना में दोस्तों 2.8% की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2019 के दौरान पर्यटकों इतने करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। 2,11,661 2,11,661 करोड़, देख रहे हैं ना कितना है? 2,11,661 करोड़ रुपए की, ये रुपया में है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई, जो 8.6% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। तो पर्यटन में भी बहुत ज़्यादा पैसा है, 2,11,661 करोड़। इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा कितना है दोस्तों? 1.23% है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.23% है। अब बताइए भारत का 1.2%। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान 23वां है। संपूर्ण विश्व में भारत का 23वां स्थान है। ये भी महत्वपूर्ण डाटा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक से प्राप्तियों के मामले में भारत का संपूर्ण विश्व में स्थान 12वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों के मामले में भारत का संपूर्ण विश्व में 12वां स्थान है। अब देखिए, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का 8वां स्थान है। और इस तरह से विश्व में कितना है दोस्तों? 23वां। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्राप्तियों के मामले में भारत का स्थान 6वां है। तो आइए आपको इस तरह से मिला देते हैं ताकि आपको समझ में आए। संपूर्ण विश्व में 23वां, और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दोस्तों 8वां, और संपूर्ण विश्व में प्राप्तियों के मामले में दोस्तों 12वां, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्राप्तियों के मामले में 6वां स्थान है। तो ये इसको बैठा लीजिए, दिमाग में बैठाइए। 23, 8, 12, 6, 12 और 6, ये जो है जो डबल वाला है दोस्तों, ये पैसे के मामले में है। और इस तरह से जो डाटा दिख रहा है 23, 6, 23 और 8, ये आगमन के मामले में। वर्ष 2019 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के शीर्ष 5 स्रोत देश। तो सबसे ज्यादा पर्यटक जो दोस्तों बांग्लादेश से आए, कुल का कितना हिस्सा? 23.58। और यहाँ पर देखेंगे तो 25,77,727।
चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों यही यही क्रम आपसे पूछने की ज़्यादा संभावना है कि ये पूछ सकता है, ठीक ना। बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इसको बस यू यूआक अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो हमें लगता है कि याद करना आसान है। बस यूआक, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में चाहे जिस तरह से रहे उसको बैठाइए, ठीक है ना दोस्तों। तो बस यूआक जो दोस्तों याद करना थोड़ा सा आसान लगेगा। वर्ष 2019 के दौरान घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में 5 राज्यों के शासित प्रदेशों की स्थिति। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा दोस्तों घरेलू पर्यटकों के मामले में किसका है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये क्या कह रहा है? घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में तो उत आकम अगर देखा जाए तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए आगे जो जोजिला टनल जो चर्चा में रही है, इससे क्वेश्चन बताया गया है। जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल के निर्माण का शुभारंभ किया गया। इसकी लंबाई देखिए, जो जो महत्वपूर्ण डाटे हैं उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 14.15 किलोमीटर लंबी यह टनल सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH फर्स्ट पर जोजिला दर्रे, जोजिला पास के नीचे लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित की गई है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित की गई है। जम्मू कश्मीर राज्य हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, NH फर्स्ट हो गया, 14.15 किलोमीटर हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इतना ही आपको देखना है। यह सुरंग श्रीनगर को द्रास एवं कारगिल से होते हुए लेह से जोड़ेगी। किसको जोड़ेगी दोस्तों? श्रीनगर को द्रास एवं कारगिल से होते हुए लेह से जोड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। यह संपूर्ण परियोजना के तहत टनल को जोड़ने वाले इतने किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इस संपूर्ण परियोजना के तहत टनल को जोड़ने वाले 18.63 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग अप्रोच रोड का निर्माण शामिल है। तो टनल का लंबाई जो दोस्तों 14.15 मीटर लंबाई है, ठीक है ना, इसी को याद रखना है। इस प्रकार इस परियोजना की कुल लंबाई इतने किलोमीटर होगी, 32.78 किलोमीटर लंबी। तो संपर्क मार्ग दोस्तों, इसको मैंने हम लोग कंसिडर नहीं करें, लेकिन आप देख लीजिए। इस टनल के माध्यम से श्रीनगर घाटी और लेह लद्दाख पठार के मध्य सभी मौसमों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। टनल का निर्माण पूर्ण होने पर यह विश्व की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल द्विमार्गी टनल होगी। विश्व की सबसे लंबी नहीं, एशिया की, ये भी याद रखना है। देखिए गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाता है, वैसे दिख रहा है कि ये सब ह्यूमन एरर है, इसे हो जाता है। टनल का निर्माण पूर्ण होने पर यह एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल होगी, द्विमार्गी। अब देखिए अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग के निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय 3 जून 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में लिया गया।
26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क अप्रोच रोड की आधारशिला रखी थी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस टनल के निर्माण की गति मंद रही कि वर्ष 13-14 मात्र इतने मीटर टनल का निर्माण ही हो सका तथा विशेषज्ञों ने इस गति से इसका निर्माण वर्ष 2040 तक पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 1400 मीटर प्रति वर्ष की गति से इस टनल का निर्माण किया गया है, जिससे यह परियोजना 6 वर्षों में ही पूरी हो गई। ठीक है ना, 6 वर्षों में ही पूरी हो गई। तो देखिए 1300 मीटर और आगे देखिए, इसमें देखिए 3 अक्टूबर 2020 को मनाली हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी पोर्टल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे सुरंगीय राजमार्ग अटल टनल रोहतांग को राष्ट्र को समर्पित किया। इस टनल का पूर्व नाम रोहतांग टनल था, किंतु 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल रखने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अटल टनल का निर्माण बीआरओ कर रहा है, ठीक है ना, सीमा सुरक्षा संगठन। 9.02 किलोमीटर लंबी यह टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से वर्ष पर्यंत जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिला माने मनाली के लाहौल स्पीति घाटी, ये महत्वपूर्ण डाटा है। यह घोड़े के नाल के आकार की डबल लेन टनल है, जिसकी ऊंचाई इतने मीटर है। यह सुरंग इतने मीटर चौड़ी है, 10.5 मीटर चौड़ी है, तो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई। 10.5 मीटर चौड़ाई, ये समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। यह सुरंग मुख्य सुरंग में ही इतने मीटर की एक अग्निरोधक आपातकालीन निकास सुरंग का निर्माण भी किया गया है। यह टनल औसत समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। अटल टनल का दक्षिणी पोर्टल मनाली से ऊंचाई पर स्थित, जबकि इसका उत्तरी पोर्टल इस सुरंग के माध्यम से सड़क मार्ग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस प्रकार इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की बचत होगी। यह टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम, अर्ध अनुप्रस्थ वातायन प्रणाली SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, नियंत्रित अग्निशमन प्रणाली, रोशनी और निगरानी प्रणालियों सहित अति आधुनिक इलेक्ट्रोमैकेनिक प्रणालियों से युक्त है। तो इसमें क्या याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, इसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है और ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है और इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों 10.5 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक। नीति आयोग ने के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस
द्वारा डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उनकी डाटा तैयारी के स्तर का आकलन करना है। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में सुधार करने में सहायक होगा। कार्यान्वयन, इसको याद रखिए, ये बहुत टेढ़ा प्रोनाउंसिएशन है और अंग्रेजी तो छोड़िए, हिंदी में भी बर्तनी में पूछने लायक है। कार्यान्वयन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो डाटा सुशासन वाला है, इसमें क्या याद करने लायक है। यह सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लागू करने के मामले में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। सर्वे के तहत 65 मंत्रालयों व विभागों से कुल 250 केंद्रीय तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी एकत्रित की गई और उनके प्राप्तांकों की गणना की गई। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक में सर्वाधिक 4.49 स्कोर प्राप्त कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जबकि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त विभाग अंतिम स्थान, बताइए वित्त विभाग ही डाटा मैनेजमेंट में अंतिम स्थान पर रहा है। समग्र रूप से 65 मंत्रालयों विभागों की रैंकिंग में उर्वरक विभाग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि 16 आर्थिक उर्वरक विभाग का दूसरा स्थान रहा। ठीक ना, 16 आर्थिक मंत्रालयों विभागों में उर्वरक का विभाग का दूसरा स्थान रहा। तो जब 16 आर्थिक मंत्रालय विभागों की बात करेंगे दोस्तों, तो ये दूसरे स्थान पर, जबकि 65 लेंगे तो ये तीसरे स्थान पर आ जा रहा है। पहले स्थान पर तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है ही, ठीक है ना, और उर्वरक मंत्रालय दूसरा तीसरा चेंज होते जा रहा है। ठीक है ना, 65 की बात करेंगे तो ये तीसरे पर हो गया और 16 मंत्रालयों की बात करेंगे तो ये दूसरे स्थान पर हो जा रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने तथा उन्हें रोजगार सृजन करने वाला जॉब गिवर्स बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 14-15 में अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की थी। इस फंड का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। अनुसूचित जाति अर्थात एससी दोस्तों, एसटी की बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन ASIIM को प्रारंभ किया गया। 30 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संयुक्त पूंजी कोष वेंचर कैपिटल फंड शेड्यूल कास्ट वेंचर कैपिटल फंड के तहत इस मिशन का शुभारंभ किया गया। असीम के उद्देश्य निम्नवत हैं। दिव्यांगों को
विशेष वरीयता के साथ अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ तालमेल से 2024 से तक 1000 अभिनव विचारों का समर्थन करना। 2024 तक 1000। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्टार्टअप पहल से संबंधित विचारों को व्यावसायिक स्तर प्राप्त कर लेने तक उदार समतापरक सहयोग लिबरल इक्विटी सपोर्ट द्वारा समर्थन एवं प्रोत्साहन देना। इस पहल के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर के माध्यम से अगले 4 वर्षों में ऐसे 1000 अनुसूचित जाति के युवाओं की पहचान की जाएगी जिनके पास स्टार्टअप प्रारंभ करने का विचार होगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को अपने स्टार्टअप से संबंधित विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित करने के लिए इक्विटी फंडिंग के तहत 3 वर्षों में 30 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इस मिशन के तहत सफल उपक्रम वेंचर कैपिटल फंड से 5 करोड़ रुपए तक की सहायता प्राप्त करने के लिए अहर्य हो जाएंगे। इस मिशन के तहत सफल उद्यम वेंचर कैपिटल फंड से 5 करोड़ रुपए तक की सहायता प्राप्त करने के लिए अहर्य हो जाएंगे। इस पहल को वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी के द्वारा लागू किया जाएगा, जिसे वर्ष 16 में 500 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ गठित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी दी गई। यह परिषद राज्य में जैव विविधता के संरक्षण का कार्य करेगी तथा जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े सभी प्रकार के निकायों को सहयोग प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी दी गई। इस परिषद में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 10 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से 5 आधिकारिक पदेन सदस्य तथा 5 गैर आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे। इस परिषद के अध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक। इस परिषद के अध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक होंगे। जम्मू एवं कश्मीर के वन अनुसंधान संस्थान निदेशक परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वन अनुसंधान संस्थान निदेशक परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। परिषद के अन्य पदेन सदस्यों में प्रमुख वन्यजीव वार्डन, जम्मू एवं कश्मीर वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, अतिरिक्त सचिव से नीचे का अधिकारी नहीं, के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधि, अतिरिक्त सचिव से नीचे का अधिकारी नहीं, कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग का प्रतिनिधि, अतिरिक्त सचिव के नीचे का अधिकारी नहीं शामिल होंगे। परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों में पूर्व आईएफएस, क्या कह रहा है, गैर आधिकारिक सदस्यों में पूर्व आईएफएस अधिकारी डॉक्टर CM सेठ, डॉक्टर सुशील वर्मा,
डॉक्टर अंजार खुरू, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा तथा प्रोफेसर प्रोफेसर गीता सुम्बली शामिल हैं। ये दोस्तों गैर आधिकारिक हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया प्रोफेसर गीता सुम्बली। अभी दोस्तों यहाँ से ये दूसरा पेज आ गया है, देखते हैं अभी। अच्छा, अम्बेडकर इनोवेशन है, ये तो हम लोग देख ही रहे थे। तो अब हम लोग दूसरे दूसरे मैंने पीडीएफ में चलना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए बताया है गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यह परिषद जैव विविधता अधिनियम 2002 तथा जैव विविधता नियम और अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी। यह परिषद जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता नियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी। जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से जैव विविधता संबंधी मुद्दों के संदर्भ में मंजूरी प्राप्त करने के प्रारूप एवं प्रक्रियाओं को अधिसूचित करेगी। यह परिषद स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से जैव विविधता पंजिका पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाएगी, जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया जा सके। जैव विविधता परिषद में वित्त विभाग की सहमति से एक कोष के गठन का प्रावधान भी किया गया है, जिसे जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद निधि के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उपबंध करने हेतु जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 इतने को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। ठीक है ना, राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। लोकसभा द्वारा यह विधेयक इतने को पारित कर दिया गया। तो देखिए, पहले लोकसभा द्वारा किया गया, फिर 22 सितंबर को, फिर 23 को राज्यसभा द्वारा। 26 सितंबर को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इस अधिनियम के अनुसार यहाँ पर मेन बात आ रही है, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली राजभाषा होगी। ठीक है ना, कितनी राजभाषाएं हैं? 5 राजभाषाएं दोस्तों। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 347 के विशेष उपबंध के अनुसार संसद किसी राज्य में वहां की जनसंख्या के पर्याप्त भाग की मांग को देखते हुए किसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक पारित कर सकती है। ठीक है ना, तो क्या आधार है? वहां के जनसंख्या के पर्याप्त भाग की मांग को देखते हुए। ये कौन सा अनुच्छेद है? 347। ठीक है ना, तो 347 जो अनुच्छेद है दोस्तों राजभाषा से जुड़ा हुआ है। किसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक पारित कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 ये क्या कह रही है? हाल ही में प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया द्वारा प्रथम भारत प्रसन्नता रिपोर्ट इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यह रिपोर्ट सभी 36 भारतीय
राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में प्रसन्नता के स्तर के मापन पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि प्रोफेसर पिल्लानिया गुरुग्राम स्थित मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। तो भारत आप देख रहे हैं कि हर जगह भारत लगा करके वैश्विक रिपोर्ट अपना अपने नए तरीके से अपने यहाँ जारी कर रहा है। देखा गया है कि वैश्विक रिपोर्ट्स में बहुत भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना। और वो जो है फिर मैंने आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये बताया जाए कि आपकी इमेज खराब है तो आपके यहाँ कौन आएगा। तो उसी तरह से दोस्तों प्रोफेसर पिल्लानिया ये इंडिया हाइपनेस रिपोर्ट 2020 जारी किए हैं। आइए देखते हैं। रिपोर्ट विशेष रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई। इसमें 36 देशों प्रदेश राज्यों को शामिल किया गया, ठीक है दोस्तों। के स्तर पर अध्ययन किया गया है। प्रसन्नता रैंकिंग 2020 में प्रसन्नता रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 भारतीय राज्य इनका संघ शासित क्षेत्रों का दिया गया है। तो पहले स्थान पर देखिए दोस्तों क्या है, मिजोरम है, ठीक है ना, 3.57 स्कोर के साथ पहले स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर पंजाब हो गया, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार हो गया, पुदुचेरी, सिक्किम। तो आप फर्स्ट 3 को याद रखिए और हम लोग अब खोजते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश को जो रैंक प्राप्त हुई है दोस्तों 10वीं रैंक प्राप्त है। पहले स्थान पर मिजोरम प्रसन्नता रिपोर्ट में और आपको उत्तर प्रदेश 3.41 अंक के साथ 10वें स्थान पर है। अब देख रहे हैं कि कई लोग का अंक तो सेम है, ठीक है ना, 3.41, लेकिन इसको 10वें स्थान पर इसलिए रखा गया, कुछ और भी मापदंड होगा उनका रखने का। मिजोरम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर क्रमशः पंजाब, गुजरात एवं तेलंगाना है। बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर मिजोरम, जो उसमें लिस्ट में भी है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर भारत में प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, जबकि दक्षिण भारत में प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थानों पर पुदुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हैं। हमको भैया क्या रखना है, पहले तो आप पूरा ओवरऑल रख लीजिए जिसमें मिजोरम है और उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों आपको 10वें स्थान पर है। ये सब भी देख लेते हैं, अगर दिमाग में आ जाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। समग्र रैंकिंग में छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर 36वें स्थान पर रहा। मिजोरम पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर, आपका उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर। समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश आपका यूपी जो है दोस्तों 10वें स्थान पर तथा स्कोर 3.41 है। रिपोर्ट में वर्ष 2020 के 5 वर्ष पश्चात 25 में कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक प्रसन्न होगा के संबंध में भी रैंकिंग जारी की गई है। ये बताया गया है कि 5 वर्ष बाद कौन सा राज्य प्रसन्न होगा, ठीक है, देख रहे हैं ना 25 में, ये भी बताई गई है। इसके अनुसार 2025 की भारत प्रसन्नता रैंकिंग में क्रमशः मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा गुजरात शीर्ष 3 स्थान पर होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, ठीक है ना। ये जो बात लिखी है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी है। ये तो वर्तमान तो हम लोग देख लिए कि मिजोरम, छत्तीसगढ़ और आपको उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर। लेकिन जो 5 वर्ष बाद 2025 में आपकी स्थिति क्या होगी, तो मणिपुर पहले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर आएगा। 2025 में प्रसन्नता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान होगा। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश जो अभी देख रहे हैं कहाँ आ जाएगा, 10वें से 19वें स्थान पर आ जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कि 2025 में उत्तर प्रदेश और कम प्रसन्न होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
अब देखिए आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, ये क्या है दोस्तों? 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा आईआईएम जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा। ठीक ना। आनंदम की टैगलाइन सर्वभूत हिते रताः है, जिसका अर्थ है सदा सबके कल्याण के लिए प्रेरित हो, जिसका अर्थ है सदा सबके कल्याण के लिए प्रेरित हो। तो आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस जो दोस्तों ये आईआईएम जम्मू में शुरू किया गया, इसको याद रखिए आईआईएम जम्मू, यहाँ पर इम्पोर्टेंट का मार्क करिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भविष्य के लिए भारतीय लोक सेवकों को तैयार करना है, जिससे वह अधिक सृजनात्मकता, रचनात्मकता, कल्पनाशील, नवाचारी, अग्र सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जात्मक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बन सकें। विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त लोक सेवक उच्चतम गुणवत्ता के कुशल सेवा आपूर्ति को सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। अब देखिए क्या कर रहा है। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को मंजूरी प्रदान की। एनपीसी एससीबी मिशन कर्मयोगी लोक सेवा के लिए एक नई राष्ट्रीय अवसंरचना है। इस मिशन के तहत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आच्छादित करने के लिए 2021 से लेकर 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान 510 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। मिशन कर्मयोगी 6 स्तंभों पर काम करेगी दोस्तों। नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता की रूपरेखा, डिजिटल अध्ययन ढांचा, आईगाट कर्मयोगी इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा। मिशन कर्मयोगी के तहत राष्ट्रीय लोक सेवक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को सिविल सेवकों के क्षमता विकास के लिए आधार तैयार करने के लिए डिजाइन किया है, ताकि वे भारतीय संस्कृति के साथ साथ विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगाट कर्मयोगी, ये लिखा है आईगाट कर्मयोगी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। आई से हो गया इंटीग्रेटेड, जी से गवर्नमेंट, ओ से ऑनलाइन, टी से ट्रेनिंग, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास एक पूर्णतः स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। एसपीवी एक गैर सरकारी गैर लाभ अर्जक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी जो आईगाट ये है आईगाट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को स्वामित्व एवं प्रबंधन करेगी। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन निगरानी के लिए लिखित संस्थागत ढांचे को भी अनुमोदन दिया गया है। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस परिषद की परिकल्पना की गई जो लोक सेवा सुधारों और क्षमता विकास को संचालित करने तरह को शीर्ष होगी। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट, ये दोस्तों मेन जो मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। अब देखिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। अब देखिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सेवकों के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट में किया। तो ये दोस्तों आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है, आज का जो टॉपिक था, ठीक है ना। और पहला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय परिदृश्य। तो राष्ट्रीय परिदृश्य का यहाँ पर द एंड होता है दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे आगे, टॉपिक बचे हैं विधिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक और ये सब चीज़ बचे हुए हैं, तो हम लोग उसमें देखेंगे दोस्तों। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो उसको लाइक करके शेयर कर सकते हैं ताकि आपके मित्रों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही दोस्तों मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन का काम करती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को पुनः धन्यवाद।